relationship between social media and with mood disorders, conduct problems, sorry, and teenagers. अच्छा, इसमें basically what should you know at first is what is meant by depression and what is meant by the mood disorders and what is meant by conduct problems. So can anybody mention me about these things? आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अगर हम साइकोलॉजी को देखें और डीएसएम को फॉलो करें ना, जो हमारा मैनुअल है, तो हम जो जनरल पब्लिक है ना, उनको डिप्रेशन सैडनेस का कोई फ़र्क नहीं है। किसी को अगर 1 या 2 दिन भी उदासी है ना, किसी भी इवेंट या किसी कंडीशन की वजह से, तो वो उसको डिप्रेशन डिक्लेयर कर देता है और सुनने वाले उसको डिप्रेशन मान लेते हैं। बट सैडनेस और डिप्रेशन में मेन डिफरेंस है इनकी ड्यूरेशन का, इनकी सिम्टम्स का। जो सैडनेस है वो काइंडली माइक ऑफ कर लें। जो सैडनेस है ना, वो बेसिकली किसी लॉस को, किसी भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को, एक हमारा एक रद्द-ए-अमल होता है जो इमोशनल रद्द-ए-अमल होता है, जिसको हम ग्रीफ भी कह सकते हैं, सैडनेस भी कह सकते हैं। ग्रीफ तो अब बाकायदा एक डिसऑर्डर डिक्लेयर किया जाता है ना, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एंड लेटेस्ट अप्रोच ऑफ डीएसएम। तो सैडनेस जो है ना, एक हमारा एक नेचुरल रेस्पॉन्स, इट इज़ नॉट द एबनॉर्मल रेस्पॉन्स, बट डिप्रेशन इज़ द एबनॉर्मल रेस्पॉन्स टू दैट कंडीशन। वो पास्ट के अंदर कुछ हुआ है या प्रेजेंट में कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है इसको डायग्नोस करने के लिए वो 14 डेज़, ठीक है। तो 14 डेज़ या इससे ज़्यादा महीनों भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। तो इसमें होता है ये है कि हमारी सैडनेस जो है वो बड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है, और सिम्टम्स जो हैं आम तौर पर अगर देखा जाए तो सैडनेस की जो सिम्टम्स होती हैं ना, उदासी और इस तरह से जो हमारे बिहेवियरल फ्लक्चुएशंस होती हैं, वो विद टाइम कम होती हैं। लेकिन डिप्रेशन में ये होता है कि सैडनेस विद टाइम सीवियर होती है, बढ़ती जाती है, सिम्टम्स में इजाफा होता रहता है, और ख़ास तौर पर जो हमारी फंक्शनैलिटी है, जो हमारी डेली लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। और इससे उस शख्स की पर्सनल एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं, थिंकिंग जो है वो नेगेटिव हो सकती है, और सीवियर केसेस में सुसाइडल भी हो सकती है। तो ये जो सिम्टम्स, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह अगर देखी जाए, डिप्रेशन और एंजाइटी की देखी जाए, तो इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इसमें जो एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है इन दिनों में, इस दौर में, वो एक सोशल मीडिया भी है। क्योंकि हम देखें तो हमारी दिन की ज़्यादातर जो एक्टिविटी है, मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ आर लिंक्ड विद सोशल मीडिया। either it may be on Facebook, either it may be on Instagram or TikTok or whatever the platforms are being introduced. So जब हम उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनका असर जो हमारा ब्रेन कबूल करता है, ख़ास तौर पर जब हम मिलियनियर्स को देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं और उनकी स्टोरीज़ को सुनते हैं कि किस तरह कोई अनपढ़ शख्स जो है वो दिनों में करोड़पति बन गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं और वीक पर्सनैलिटीज़ के मालिक हैं, सोशल सपोर्ट नहीं है, वो लोग बड़ी तेज़ी से मेंटल इश्यूज़ का शिकार होते हैं। ख़ासतौर पर जो हमारी नौजवान नस्ल है, टीन एज इज़ वेरी सेंसिटिव एज, इसके अंदर ही आप किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आपको अडल्ट एज में तंग करती है। एडिक्शन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चाइल्डहुड से हो, बचपन में हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी रीज़न टीन एज के अंदर आपका एक्सपोजर ऐसा होता है, आपके अंदर जेनेटिक टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो टीन एज से शुरू होती है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमें टीन एज से स्टार्ट होते हैं और वो अडल्ट एज तक जाते हैं, और अडल्ट एज में भी ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि जिनका हमें इल्म नहीं होता कि वो टीन एज से स्टार्ट हुए होते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया का यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर आप उसको नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं, फॉर बुलिंग यूज़ कर रहे हैं, फॉर स्कैमिंग यूज़ कर रहे हैं, या आप उसके ऊपर अनएथिकल कंटेंट को पब्लिश कर रहे हैं, उसके ऊपर आप नफ़रत अंगेज़ इंफॉर्मेशन को फैला रहे हैं, फेक इंफॉर्मेशन को फैला रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी ड्रास्टिक इफ़ेक्ट रखती हैं कम्युनिटी के ऊपर और लोगों के ऊपर। और इल्ला माशाल्लाह हमारे वो लोग हैं कि जो रिसर्च नहीं करते किसी भी न्यूज़ पर, किसी भी चीज़ पर, वो उसको एज़ इट इज़ ही आगे शेयर कर देते हैं। या हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ऐसे लोगों से मोटिवेट हो जाती है कि जिन्होंने गलत तरीक़ों के साथ कोई मुकाम बनाया होता है, तो वो उन्हीं के रास्ते पे भी चल पड़ते हैं, ठीक है। तो
इसको मैं कहता हूँ कि इट इज़ बेसिकली द टाइप ऑफ नॉन केमिकल एडिक्शन, कि जिसमें आप केमिकल के साथ एडिक्ट नहीं है, जैसे कि हीरोइन है, इसी तरह मैरिजुआना है, इसी तरह आइस क्रिस्टल मिथ है। तो ये वो नशे हैं जिनका तो हमें पता है, इसकी एडिक्शन का भी हमें पता है। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो ब्रेन एरियाज़ उनकी एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वही ब्रेन एरियाज़ स्क्रीन एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इसको बाकायदा नॉन केमिकल एडिक्शन बोला जाता है, जिसमें आपका गुजारा नहीं होता कि आप मोबाइल से कुछ देर के लिए भी अलहदा हो सके। आपको एक फ़ियर होता है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, या कोई चीज़ जो है वो मेरी तरफ से अपलोड होने वाली ना रह जाए। जैसे कि एक बड़ा आजकल मैं लोगों में ट्रेंड देखा है कि स्नैक वीडियोस हैं, इसी तरह वो एक स्ट्रीक भेजते हैं, पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो वो जो जो काम करते हैं ना वो उसकी स्ट्रीक बना कर आगे भेजते रहते हैं कि कहीं मिस ना हो जाए। इतना उनको उस चीज़ का एक टेंशन और स्ट्रेस होती है कि मेरी स्ट्रीक ना टूट जाए। तो ये चीज़ें हेल्दी नहीं होती। ये आपकी थिंकिंग को भी अफेक्ट करती हैं, आपके लाइफस्टाइल को, बिहेवियर को, इमोशंस को, सोशल रिलेशनशिप्स को, पर्सनल लाइफ को, फिज़िकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, इन तमाम डोमेन्स को अफेक्ट करती है। ठीक है। तो डिप्रेशन जो है बेसिकली वो एक ऐसी सैडनेस का नाम है कि जो प्रोलॉन्ग चलती है, और उसके बैक एंड पर कोई भी रीज़न हो सकती है, ज़रूरी नहीं सोशल मीडिया हो सकता है कि उसकी कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लाइफहुड ऐसा हो, उसकी चाइल्डहुड में ऐसी कोई हिस्ट्री हो। लेकिन अगर चाइल्डहुड भी ख़राब रहा है और उसको आगे सोशल मीडिया पर भी वैसा कंटेंट मिल रहा है, तो ये चीज़ें फिर सोने पर सुहागा होती हैं। ठीक है। तो ऐसे चीज़ों में स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाहर के ममालिक में अगर आप देखें ना, तो वहाँ पर एज की बड़ी रिस्ट्रिक्शन है सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे कि जापान के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि कोई भी बंदा अपनी वेल्थ, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी फैसिलिटीज़ को मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता, शो ऑफ नहीं कर। क्योंकि जो मिडिल क्लास तबका होगा वो उनको देखकर एहसास कमतरी का शिकार होगा, डिप्रेशन में जाएगा, एंग्जाइटी में जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से जो बाकी कौमें ना वो मैनेज करती हैं, उनको इन चीज़ों की सीरियसनेस का अंदाज़ा है। लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल जंगल का कानून है, जो कानून है उस पर भी पूरी तरह से अमल नहीं होता। और हमारी जो नौजवान नस्ल है, चूँकि मैं 4 से 5 साल से टीचिंग में हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि आजकल की जो टीन एज है वो किस राह पर चल रही है और उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं। उसमें एक जो सबसे बड़ा और पहला फैक्टर वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया पे वो प्लेटफॉर्म जो आपको बड़ी सहूलत फ्राहम कर देते हैं कोई भी गलत काम करने में। तो इसलिए इनकी अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। पेरेंट्स को इनकी चीज़ों का अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को इन चीज़ों की अवेयरनेस का होना ज़रूरी है, ताकि कम्युनिटी में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ सके। सो फर्स्ट वन इज़ कंडक्ट प्रॉब्लम्स। बेसिकली कंडक्ट प्रॉब्लम में और कंडक्ट डिसऑर्डर में फ़र्क ये होता है कि कंडक्ट प्रॉब्लम्स सीवियर नहीं होती, और जो कंडक्ट डिसऑर्डर वो बाकायदा एक पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर होता है, जिसमें चीज़ें और सिम्टम्स फेयर होती हैं। उसमें उस शख्स की जो है वो एक आदत बन जाती है कि वो लोगों को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके फेम को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करता। ठीक है। तो इसलिए इसमें कुछ कंडक्ट प्रॉब्लम जो टीन एज में देखी गई हैं और जो देखी जाती हैं, दैट इज़ वेरी मोस्ट कॉमन। फर्स्ट वन इज़ अग्रेशन। मुझसे कई स्टूडेंट ड्यूरिंग क्लास भी ये पूछ लेते हैं कि सर अग्रेशन का क्या सलूशन हो सकता है। तो इसके ऊपर मैंने बाकायदा वेबिनार भी किया था अग्रेशन के हवाले से। तो अग्रेशन एज इट इज़ खुद अपने आप में कोई मसला नहीं है, इसके बैक एंड पर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फैक्टर होता है जो अग्रेशन के तौर पे बाहर आ रहा होता है। जैसे कि डिप्रेशन में ये चीज़ बढ़ जाती है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस में ये चीज़ बढ़ जाती है कि वो शख्स इरेटेबिलिटी का शिकार हो जाता है। एग्रेशन, एंगर आउटबर्स्ट, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एग्रेशन इज़ सेकेंडरी इमोशन, इट इज़ नॉट योर बेसिक इमोशन। तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सम प्राइमरी इमोशंस। सैडनेस इज़ योर प्राइमरी इमोशन। ठीक है। तो इसलिए हमने उसकी मेन काज को देखना होता है कि क्या काज हो सकती है और इसका हम क्या मैनेजमेंट इसकी कर सकते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो अग्रेशन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जिसमें फिजिकल थ्रेट है, बुलिंग है दूसरों की, किसी को स्कैम करना, किसी को थ्रेट करना। ठीक है। इसी तरह लोगों के साथ जो है वो बड़े क्रुएलिटी के साथ डील करना, बिहेवियर्स के हवाले से, थिंकिंग के हवाले से, रिलेशनशिप्स के हवाले से। दूसरी है रूल ब्रेकिंग। आजकल की जो टीन एज है, मैंने ये चीज़ पर्सनली ऑब्ज़र्व की है कि वो रूल ब्रेकिंग बहुत है। वो किसी भी गाइडलाइन को, किसी भी डिसिप्लिन को फॉलो करना ज़रूरी नहीं समझते।
बिकॉज जो इफ़ेक्ट वो अपने ब्रेन के ऊपर ले रहे हैं बाय कॉपिंग द रूल ब्रेकिंग प्रिंसिपल्स ऑफ देयर मेंटोर्स। उन्होंने ऐसे मेंटोर बनाए होते हैं कि जिनको लोगों की परवाह नहीं होती, जिनको वैल्यूज़ की परवाह नहीं होती, उनको एथिक्स की परवाह नहीं होती। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो नौजवान नस्ल है, वो रूल ब्रेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि कराची में, सिंध में और पंजाब में भी जो है वो क्राइम्स की शरह बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसकी वजह बैक एंड पे ये भी है कि हमने ऐसे मॉडल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है कि जो बजाते खुद रूल ब्रेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड थर्ड वन इज़ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स। ऐसे बिहेवियर जो आपके लिए नुकसानदेह हों, या आपके बड़ों के लिए हों, या आपके जो कलीग्स हैं उनके लिए हों, या आपके घर वालों के लिए हों, फ्रेंड्स के लिए हों, या कम्युनिटी के लिए हों। तो ऐसे जो बिहेवियर्स हैं वो हमारी जो टीन एज है उनके अंदर ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है। ऐसा भी मुमकिन है कि एक वक्त में किसी एक टीनेज में एक से ज़्यादा प्रॉब्लम ये वाली नज़र आ रही हो, किसी में हो सकता है आपको कोई एक नज़र आए। तो डिपेंड करता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एक्सपोजर कैसा है, उसकी सोशल सपोर्ट और सोशल सर्कल कैसा है, उसकी पेरेंटिंग कैसी हुई है। उसकी पेरेंटिंग का बहुत अहम रोल होता है, पेरेंट्स का उसमें क्या रोल है। जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, स्टूडेंट्स बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो इस चीज़ को नहीं जानते कि अगर उनको घर से ही वो गाइडलाइन नहीं मिल रही तो वो आपकी गाइडलाइंस को उधर बाहर आकर कैसे फॉलो करेंगे। तो अगर किसी बच्चे को शुरू से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि उसने बड़ों की बात को मानना है और इखलाकियात में रहना है, तो वो किस तरह से किसी बाहर अदारे में, इंस्टीट्यूट में आकर रूल ब्रेक करेगा। ठीक है, डिसीटफुलनेस एंड थेफ्ट, दैट इज़ वेरी कॉमन। धोखा देना, झूठ बोलना, ठीक है, फ्रॉड करना, स्कैम करना, पैसे लेकर भाग जाना, गलत बयानी से काम लेना। ठीक है, इसी तरह किसी की प्रॉपर्टी में, किसी की चीज़ के अंदर कोई ऐसा करप्शन ऐसी करना कि उसको इल्म भी ना हो और आप इंडिकेट भी ना हो रहे हों। ठीक है, तो उसको हम थेफ्ट में लेते हैं। इसी तरह डिसरिगार्ड फॉर अदर, ख़ास तौर पर ये बहुत कॉमन मैं समझता हूँ कि एक इशू है जो जनरलाइज्ड है हमारे टीनेज में, टीनेजर्स के अंदर, कि वो किसी को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी नहीं समझते। कोई कितना भी रिस्पेक्टफुल बंदा उनको कुछ समझा लेगा, वो उस उनके सर पर जूं नहीं रेंगती। वो एक तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ से निकाल देते हैं, और अगर मुंह के ऊपर आपकी वो जी जी कर भी लेंगे तो आपके बाद में वो उस चीज़ को बड़े बुरे अल्फाज के साथ फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो वो डिसरिगार्ड करते हैं आपकी बातों को, एडवाइसेस को, नसीहत को। और देखा जाए तो न्यूरो साइंस जो है ना, वो इस एज को इस तरह एक्सप्लेन करती है कि इसमें आपके जो एनर्जी वाले हार्मोन्स होते हैं वो बड़े पीक पे होते हैं। और इस एनर्जी के हार्मोन्स में एक ब्रेन का पार्ट जो फ्रंटल लोब होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो बड़ा मैं समझता हूँ कि न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग वो कम काम कर रहा था, क्योंकि उसका काम है डिसीजन के साथ, उसका काम है थिंकिंग, इंटेलिजेंस के साथ। तो जब आपका वो पार्ट इनएक्टिवेट ज़्यादा होता है और बाकी के जो पार्ट्स हैं, मिगडेला और थैलेमस, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आपको एक्सपोजर भी मीडिया पर ऐसा मिल रहा है, तो फिर क्या होगा कि फिर वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं और वो इफ़ेक्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं। जो प्रॉब्लम नहीं थी पैदा होने, वो उसके उन फैक्टर्स की वजह से मल्टीप्लाई हो जाती है, वो इफ़ेक्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो डिसरिगार्ड करना, दूसरों की इंसल्ट करना, बड़ों के साथ बदतमीज़ी करना, टीचर्स के साथ बदतमीज़ी करना, उनको हरास करना, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी चीज़ें वो जो कंडक्ट में आती हैं, जो इखलाकियात में आती हैं, जो बिहेवियर के अंदर आती हैं। लैक ऑफ रिमोर्स मतलब कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने से, किसी को इंसल्ट करने से, किसी को बुली करने से, वो उनके अंदर वो एक समझिए कि रिग्रेट पैदा नहीं होता। कि अगर हम कभी किसी को कुछ बुरा भला कह भी देते हैं ना, तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट आती है कि हमने अच्छा नहीं किया, या हमें ये नहीं करना चाहिए था, उस पर हमें कुछ गिल्ट फील होता है। लेकिन टीन एजर जो है वो आजकल के ख़ासतौर पर अगर वो किसी से लड़ते हैं ना, तो वो बड़ा धड़ल्ले के साथ वो काम करते हैं और उस पर फ़ख्र करते हैं। ठीक है, आपको आए दिन सोशल मीडिया पर, न्यूज़ के अंदर कई ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जिसमें खाली एक वार्डन के रोकने पर ही उसके ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। ठीक है, या उसको हरास करना शुरू कर दिया। तो ऐसे काम करने में जो हमारे टीनेजर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं झिझकते। और इन तमाम प्रॉब्लम्स की जो एक बैक एंड पर जड़ है वो सोशल मीडिया है, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ों के साथ खुद को एक्सपोज कर दिया हुआ है
कि जो हमें इस तरह टेम कर देती हैं कि हम अपनी कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को भूलकर उन चीज़ों को कॉपी करते हैं जो हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन कंडक्ट प्रॉब्लम्स हैं जो कि टीन एज के अंदर आती हैं। कंडीशंस में इसके अलावा कि अगर कोई बंदा सोशल मीडिया से नहीं अफेक्ट हुआ लेकिन स्टिल प्रॉब्लम्स हैं, तो कई ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि पर्सनैलिटी का एक बड़ा फैक्टर होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वेरी कॉमन है। इसी तरह नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो लोग बड़े खुद पसंद होते हैं, वो अपने आप को सेंटर ऑफ द इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ द अटेंशन मानते हैं, अपने आप को बहुत खूबियों का मालक मानते हैं, दूसरों की बात को अहमियत देना ज़रूरी नहीं समझते। ठीक है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सोसाइटी के वैसे ही ख़िलाफ़ होते हैं। ठीक है, और ऐसी वैल्यूज़ को भी तोड़ते हैं कि जो आम बंदा, नॉर्मल बंदा जो है वो उनको नहीं तोड़ता। इसी तरह ADHD के प्रॉब्लम है। ADHD एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर कि आप की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाइपर होती है। यू आर सफरिंग फ्राम हाइपर एक्टिविटी एंड एट द सेम टाइम यू आर आल्सो सफरिंग फ्राम द अटेंशन डेफिशिएंसी। You can't pay attention on one task, and if you are performing a specific task you can't maintain your focus on that task। यानी कि उनके लिए उस काम पर बरकरार रहना, उस चीज़ पर, उस काम पर तवज्जो से करना, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और आजकल देखें तो आपको बड़ी एक कॉमन सी, आप में से कई लोगों को भी ये कंप्लेन होगी कि उनसे फोकस नहीं बन पाता। वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस दौरान उनको कई तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, उनका फोकस नहीं बनता। इसकी बड़ी एक क्लासिकल मिसाल नमाज है। नमाज में बहुत कम लोग हैं जो अटेंशन और माइंडफुल होकर कर रहे हों उस एक्टिविटी को। तो ये इस चीज़ का सबूत होता है कि बैक एंड पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो आपको ओवर थिंक कर रही है और आप चीज़ों को अबव द मार्क लेके जा रहे हैं। इसी तरह डेवलपमेंटल कोर्स है। डेवलपमेंटल कोर्स का मतलब कि डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आई है, कोई डिले का प्रॉब्लम आया है। माइलस्टोन्स जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं कि इतनी एज में ये एक्टिविटी करना जो है वो नॉर्मल है, इतनी एज में ये एक्टिविटी करना नॉर्मल है, वो नहीं कर रहा तो वो डिले का शिकार है। जैसे कि 1 साल तक बच्चा जो है वो अपनी स्पोर्ट पर बैठना शुरू हो जाता है और अपनी ही मदद से वो चीज़ों को पकड़ कर स्टार्ट कर देता है चलना, क्रॉल करना। और तो अगर कोई बच्चा इस एज में नहीं वो काम कर पा रहा तो वो डिले का शिकार है। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो हैं उनके अंदर डिले भी एक वजह देखी गई है कि कल को कंडक्ट इश्यूज़ में भी आ सकती है, मूड डिसऑर्डर्स में भी वो जो बच्चा है वो शिकार उनका हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स में जो इन तमाम चीज़ों का रिस्क फैक्टर है जो इन सब को सपोर्ट करेगा, उसमें जो मैंने आपको पहले भी इंडिकेट किया, डैट इज़ पेरेंटिंग। अगर पेरेंटिंग उसकी ऐसी हुई है कि उसको यहाँ तो बहुत ज़्यादा खींच के रखा गया है, यहाँ उसको बिल्कुल ही फ्री छोड़ दिया गया है, दोनों ही सूरतें हाल गलत होती हैं और बड़ी ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स रखती हैं पर्सनैलिटीज़ पर, एथिक्स पर और उस बंदे की मैरिटल लाइफ पर कि वो अपनी मैरिटल लाइफ में कैसा होगा, अपने ऑक्यूपेशनल लाइफ में कैसा होगा, प्रोफेशनल लाइफ कैसी उसकी होगी, उसकी पर्सनल लाइफ में उसकी हैबिट्स कैसी होंगी। ये सब चीज़ें आपको चाइल्डहुड में सिखा दी जाती हैं। आप इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा इन चीज़ों पर हेल्प लेना चाह रहा हो कि वो किसी हैबिट को तोड़ना चाह रहा है या अपनी उन डेफिशिएंसीज़ को फिल करना चाह रहा है, तो उसकी गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन उसके लिए फिर एफ़र्ट लगती है। तो ये रिस्क फैक्टर में पेरेंटिंग, हार्श पेरेंटिंग है, ख़ासतौर पर टॉयलेट ट्रेनिंग की जो एज होती है, अगर उसमें बहुत हार्श ट्रेनिंग की जाए तो देखा गया कि उसका बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट होता है मेंटल हेल्थ के साथ। इसी तरह एक्सपोजर टू द अब्यूज़, कि अगर उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया फिज़िकली या इमोशनल तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन द फ्यूचर। अगर उसको इमोशनली निगलेक्ट किया गया, जैसे उसको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दें, उसकी किसी ज़रूरत का आपको ख्याल ना हो, आप उसको टाइम ना दें, तो ये चीज़ें भी बच्चे के ऊपर जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट पैदा करती है। अनस्टेबल फैमिली इन्वायरमेंट, अगर पेरेंटल कन्फ्लिक्ट्स हैं और उनके आपस के ताल्लुकात ऐसे रहे हैं कि आपकी इन्वायरमेंट अच्छी नहीं रही घर की, तो ये भी चीज़ें हैं जो आपका सफ़र ऐसे ड्रास्टिक चीज़ों की तरफ शुरू कर देती हैं। ठीक है, एंड पॉवर्टी है, यानी कि पुअर इकोनॉमिकल स्टेटस, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया के और इन चीज़ों के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को मल्टीप्लाई करती है। ट्रीटमेंट अप्रोचेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और ट्रीटमेंट याद रखिएगा कि जितने भी मेंटल इश्यूज़ हैं
उसमें ये नहीं हो सकता, बहुत कम होता है कि एक ही प्रॉब्लम के लिए अगर दो बंदे आए हैं तो उन दोनों पर एक ही ट्रीटमेंट लग जाए, ठीक है। दोनों के लिए हो सकता है कि डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान काम करे। तो ये चीज़ें जो है वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है और थेरापिस्ट कितना एक्सपीरियंस है अपने काम में, और वो क्या समझता है कि उसके लिए कौन सी चीज़, कौन सी अप्रोच ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो बिहेवियरल थेरेपी है, इसी तरह पेरेंट मैनेजमेंट है, पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर वर्कशॉप्स होती हैं। पेरेंटिंग के हवाले से मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन हैं, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं वो इसमें सिखाई जाती हैं कि उन्होंने किस तरह से एज अ पेरेंट रोल प्ले करना है, और किस तरह से उन्होंने बच्चों की नेगेटिव एक्टिविटीज़ को मोनीटर करना है, और किस तरह से आप उनको मैनेज करना है। फंक्शनल फैमिली थेरेपी, जिसमें पूरी फैमिली को एक सेशन दिया जाता है, सबको बिठाया जाता है और उनको गाइड किया जाता है, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवाई जाती है, और उनके दरमियान कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो उसको रिजोल्व करने की कोशिश की जाती है। साइन एंड सिम्टम्स में जो है वो कंडक्ट एग्रेशन टू द प्रॉब्लम एनिमल्स एंड पीपल। ऐसे लोग दूसरों से लड़ाई झगड़े में बड़े फास्ट होते हैं, लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जानवरों पर भी बहुत बेरहमी से वो डील करते हैं। इसी तरह दूसरों की प्रॉपर्टी को डैमेज करना डिसीटफुलनेस है। इसी तरह सीरियस वायलेशंस हैं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नुकसान पहुंचाना, किसी को जानी तौर पर नुकसान पहुंचाना, ये सीवियर वायलेशंस होती हैं जो कि सीवियर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस रखती हैं। तो सोशल मीडिया क्या करता है कि इट प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन टीनेजर्स डेली लाइफ नाउ डेज, क्योंकि हमारे जो टीनेजर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, उनकी ड्रेसिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, उनकी हैबिट्स, इन तमाम चीज़ों को जो डायरेक्ट कर रहा है वो सोशल मीडिया है। तो अगर वो शख्स, वो बच्चा, वो नौजवान किसी ऐसी चीज़ को फॉलो कर रहा है कि जो उसके कल्चर का हिस्सा नहीं है, जो वैल्यूज़ से बाहर है, तो वो शख्स जो है, वो बच्चा वायलेशंस करेगा, और उसके अंदर स्ट्रेस के इश्यूज़ आ सकते हैं, उसके अंदर डिप्रेशन के इश्यूज़ आ सकते हैं, उसके अंदर कंडक्ट इश्यूज़ आ सकते हैं। साइबर बुलिंग इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज़ के लोगों को हरास किया जाता है, ख़ासतौर पर फीमेल्स हैं उनको हरास किया जाता है। एआई की मदद से ऐसे इमेजेस क्रिएट कर लिए जाते हैं कि उनको उनके ज़रिए जो है वो हरास किया जाता है। और इसी तरह एडिक्शन की प्रॉब्लम्स हैं सोशल मीडिया के साथ। कुछ लोग इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, अपने डैमेज का भी परवाह नहीं करते। जैसे कि जब टिकटॉक नई नई आई थी तो मुझे आज भी याद है कि कई लोगों की जान जो है वो गई थी सिर्फ सेल्फीज़ लेते हुए, टिकटॉक बनाते हुए, ठीक है। तो ये एडिक्शन ऐसी चीज़ है जो आपको मौत के मुंह तक ले जाती है, वो आपको नुकसान के बहुत करीब ले जाती है। वो चाहे स्क्रीन की एडिक्शन है, वो चाहे केमिकल की एडिक्शन है। एडिक्शन दोनों सूरत हाल में आपके ब्रेन के लिए एक ही इफ़ेक्ट और डैमेज रखती है। तो सोशल मीडिया जो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन को, सुसाइडल आइडिएशन को एग्रीवेट करता है।